आगजनी बमबाजी के बीच बांग्लादेश में चुनाव हो गया है। हिंदू विरोधी कट्टरपंथी निपट गए या बना लेंगे सरकार। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हुई बड़ी सेटिंग, कहीं बैलेट पेपर लूटे, कहीं पहले ही वोट डाला, किसको जिताने की तैयारी हुई। बांग्लादेश में चुनाव में क्या हुआ है, अब इसका चर्चा। हिंदुओं पर अत्याचार और शेख हसीना के बहिष्कार के बीच बांग्लादेश में चुनाव खत्म हो गए। वोटिंग खत्म होते ही काउंटिंग शुरू हो गई, लेकिन चुनाव के दौरान और उससे पहले जो तस्वीरें आई वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि सत्ता के लिए सेटिंग पहले ही हो गई। आप देखिए कि बांग्लादेश के चुनाव से पहले शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर बैन लगा दी, जिसके बाद सीधा मुकाबला बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच है। जमाते इस्लामी को मोहम्मद यूनुस का खुला समर्थन है, जबकि खालिदा जिया की पार्टी 25 साल बाद वापसी कर सकती है, कहा जा रहा है। सत्ता में बने रहने के लिए मोहम्मद यूनुस ने पहले ही शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया, और अब चुनाव के दौरान जो तस्वीरें आई हैं वो मोहम्मद यूनुस के निष्पक्ष चुनाव वाले वादे पर सवाल उठा रही हैं। आज चुनाव के दौरान कई बूथों पर खुलेआम बैलेट पेपर लूटने की तस्वीरें आई। सुरक्षा बल इतने लाचार थे कि कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। वहीं कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि वोटिंग से पहले ही बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाकर बैलेट बॉक्स में भर दिया गया था। बांग्लादेश में वोटिंग के दौरान जमकर हिंसा भी हुई है। कहीं बम फेंककर दहशत फैलाई गई तो कहीं कैंडिडेट्स की ही पिटाई कर दी गई। बांग्लादेश में हिंसा के बीच हुए चुनाव में हिंदुओं ने क्या किया और कैसे हिंदू वोट बांग्लादेश की सत्ता की दिशा तय करने वाला है, यह सब बताऊंगा। लेकिन पहले बांग्लादेश के चुनाव का रिजल्ट जाने से पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद लोगों के सामने अब दो ही विकल्प, या तो जमाते इस्लामी सत्ता में आएगी या खालिदा जिया की पार्टी सरकार बनाएगी। नई सरकार के लिए आज बांग्लादेश में वोटिंग हुई। 50% से ज्यादा वोट पड़े। बांग्लादेश का चुनावी गणित देख लीजिए। बांग्लादेश में करीब 12 करोड़ 70 लाख मतदाता हैं। चुनाव में युवाओं की भूमिका अहम मानी जा रही है, क्योंकि लगभग आधे मतदाता 18 से 37 साल के। इनमें से करीब 45 लाख मतदाताओं ने पहली बार वोट डाला। यह चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दशकों के बाद आवामी लीग से शेख हसीना और बीएनपी से खालिदा जिया आमने सामने नहीं। लेकिन आज जैसे ही बांग्लादेश में चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई, वैसे ही हिंसा की खबरें आने लगी। इसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। मुंशीगंज में पोलिंग स्टेशन के बाहर जोरदार धमाका हुआ। एक स्कूल में बने पोलिंग सेंटर में दो पार्टियों के लोग भिड़ गए और इसके बाद देसी बम से उन्होंने हमला कर दिया। शेरपुर सदर में तो एक पोलिंग स्टेशन पर कुछ लोगों ने कब्जा ही कर लिया। यहां ऐसा हंगामा हुआ कि सुरक्षा में तैनात जवान भाग गए। उसके बाद खुलेआम बैलेट बॉक्स की लूट मच गई। देखिए कैसे वहां पे बैलेट पेपर लूटा गया। तो बूथ लूटने आए लोगों ने बम चला दिया। देखिए कैसे बम चला दिया। बमबाजी की इस घटना में अर्धसैनिक बल के 2 जवान घायल हो गए। ढाका में एक पोलिंग स्टेशन पर जब एक उम्मीदवार पहुंचा तो विरोधी पार्टी ने उसे दौड़ा दिया, जिसके बाद सेना को बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन शेखपुर में इस कैंडिडेट की किस्मत अच्छी नहीं थी। जब यह निर्दलीय उम्मीदवार एक पोलिंग बूथ पर पहुंचा तो इसकी जमकर पिटाई कर दी। देखिए कैसे पीट रहे हैं। यही तस्वीरें देखकर लोग पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है कि तमाशा चल रहा है। बांग्लादेश में चुनाव से एक दिन पहले भी हिंसा शुरू हो गई। कोमिल्ला इलाके में बीएनपी नेता लिट्टन के गोदाम को आग के हवाले कर दिया गया। आगजनी करने का आरोप जमात के कार्यकर्ताओं पर। आप देखिए कि बांग्लादेश की सियासत पिछले कुछ साल में कितनी बदल गई। शेख हसीना को भागना पड़ा, खालिदा जिया का निधन हो गया, उनके बेटे बीएनपी का नेतृत्व करने अमेरिका से बांग्लादेश वापस आए। वहीं बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति में जमाते इस्लामी पार्टी अपने लिए एक अवसर देख रही है। बीएनपी की सरकार बनती है तो तारिक रहमान पीएम बन सकते हैं, और अगर जमात की सरकार बनती है तो शफीकुर रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। अब ये चुनाव कितने निष्पक्ष हुए हैं ये तो तस्वीर देखकर ही पता चल रहा है। आप देखिए कि मौजूदा चुनाव मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की देखरेख में हुआ है, और मोहम्मद यूनुस का झुकाव जमाते इस्लामी पार्टी की तरफ है, ये तो सबको पता है। पद संभालने के बाद यूनुस ने ही जमाते इस्लामी से बैन हटाया। इसके बाद जमात को कट्टर रूढ़िवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका मिला। यूनुस सरकार के दौरान जमात ने तमाम संस्थाओं में गहरी पैठ बनाई, जिसे कम करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं। अभी बांग्लादेश में यूनुस की सरकार है। वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराएंगे या करा दिया है, लेकिन चुनाव में कैसे धांधली के आरोप लग रहे हैं उसकी तस्वीरें सामने आई। जैसे ये वीडियो गाजीपुर का बताया जा रहा है। इस वीडियो के साथ लिखा है कि बांग्लादेश में वोटों की गिनती एक रात पहले ही हो गई थी। कृपया डॉक्टर यूनुस को धन्यवाद दें। एक रात पहले वोटों की गिनती हो गई, कह रहे हैं। तो फिर वोटिंग की तो नौटंकी हुई इसका मतलब। इसी तरह नोआखाली में भी रात भर बैलेट बॉक्स लूटने और बोगस वोटिंग के लिए मार होती रही। सुबह वोटिंग के दौरान जमकर फर्जी वोट डाले गए। देखिए कैसे एक साथ कई लोग मिलकर कई वोट डाल रहे हैं। धड़ाधड़ फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं। ना कोई रोक टोक, ना किसी का डर। वीडियो बन रहा है सो अलग।
इस दौरान कई सेंटर्स पर ऐसे लोग भी मिले जिन्हें या तो वोट डालने नहीं दिया गया या उनके वोट पहले ही किसी ने डाल दिए थे। इस तरह के वायरल दावे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। बांग्लादेश में चुनाव के बाद काउंटिंग जारी है, रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। और इस बीच आवामी लीग की नेता शेख हसीना ने चुनाव को रद्द करने की मांग की है, क्योंकि तस्वीरें देख के सबको समझ में आ रहा है कि क्या खेला हुआ है। साथ ही शेख हसीना ने 6 डिमांड भी रखी है। उन्होंने चुनावों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का इस्तीफा मांगा है, खुद पर लगाए झूठे मामलों को वापस लेने की मांग की है, सभी राजनीतिक कैदियों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों की रिहाई की मांग की गई है, आवामी लीग की गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई है और बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की गई। बांग्लादेश में आज हिंदुओं ने भी जमकर वोटिंग। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद हिंदू वोटर्स का चुनाव के लिए घरों से निकलना इस चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आप देखिए कि बांग्लादेश में 8 से 10% हिंदू वोटर हैं, जो अभी तक अवामी लीग को वोट देते थे, लेकिन अब अवामी लीग चुनाव से बाहर है। ऐसे में हिंदू वोटर बीएनपी को वोट दे सकते हैं, क्योंकि जमात का नाम अल्पसंख्यकों पर हमलों में लगातार आता रहा। हिंदुओं के लिए अभी बेहतर विकल्प यही है कि वो बीएनपी के साथ जाएं, क्योंकि जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथियों का राज आने से बेहतर यही है कि बीएनपी जैसी पार्टी बांग्लादेश में सत्ता में लौटे। भले ही बीएनपी का इतिहास भी हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन अभी बांग्लादेश में कोई और विकल्प दिख भी नहीं रहा। बांग्लादेश में आगे क्या होगा वो तो जल्दी ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन इधर पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे तो वहां हड़कंप मचा है। जेल में बंद इमरान खान को लेकर एक ऐसा हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि हर तरफ खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि जेल में इमरान खान के साथ ऐसी ज्यादती की गई है कि उनकी आंखें करीब करीब चली गईं। मुनीर ने इमरान खान की हालत जेल के अंदर ऐसी कर दी कि इमरान खान की हालत के बारे में जानने के बाद उनकी बहनें रो रही हैं। वहीं इमरान खान की पार्टी अब पूरी तरह से विद्रोह के मूड में आ गई। आप सोचिए मुनीर कैसा आदमी है कि पहले तो खबरें उड़ी कि इमरान खान मर गए, और बाद में अब खबर आ रही है कि भाई उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इधर मुनीर ने इमरान के खिलाफ भयंकर साजिश की है, उधर मुनीर के आतंकी भी नई नई साजिश में लगे। लाहौर में लश्कर की महिला विंग का जमावड़ा लगा है। लश्कर महिला विंग की सदस्य कश्मीर को लेकर भी नारेबाजी करती दिखी हैं। जरा देखिए, आपने पहले जैश की महिला विंग सुना था, अब लश्कर की भी महिला विंग आ गई है। आतंकियों को खुलेआम पनाह देने वाला पाकिस्तान इस बार दुनिया के सामने फिर बेनकाब हो गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को लाल किला विस्फोट और पहलगाम हमले से जोड़ा गया। यूएनएससी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जैश-ए-मोहम्मद ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। जैश-ए-मोहम्मद दिल्ली में लाल किले पर हुए हमले से जुड़ा हुआ है। जैश ने 8 अक्टूबर को आतंकी महिला विंग बनाने का भी ऐलान किया था। जमातुल मुमिनात नाम की विंग का मकसद आतंकवादी हमलों को सपोर्ट करना है, ये यूनाइटेड नेशंस कह रहा है बॉस। तो आप सोचिए पाकिस्तान की क्या हालत है कि दुनिया भर में एक्सपोज हो रहा है। देश के अंदर इमरान खान की आंखें छीन ली, और जैश और लश्कर के जो लोग हैं वो अब महिलाओं को सामने कर रहे हैं कि तुम जाओ तुम लड़ना। ये तो हाल इस देश का। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त हो गया है। लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट केस में अरबपति का आरोपी बेटा गिरफ्तार होते ही 7 घंटे में जमानत पर बाहर कैसे आया? लैम्बोर्गिनी शिवम चला रहा था या ड्राइवर? पुलिस की जांच पर क्यों उठे सवाल? क्या सच सामने आया? अब इसका चर्चा। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार में से हुए एक्सीडेंट का मामला गजब होता जा रहा है। आरोपी शिवम मिश्रा एक अरबपति कारोबारी का बेटा है, जो अपनी करोड़ों की लैम्बोर्गिनी कार से घूम रहा था और उसी दौरान एक्सीडेंट हो गया। लेकिन एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से कार्रवाई की गई वो हैरान करने वाली है। बॉलीवुड फिल्मों के राइटर भी इस तरह की दलीलें नहीं लिख सकते जो आरोपी शिवम मिश्रा को बचाने के लिए दी गई। शिवम मिश्रा का लैम्बोर्गिनी कार से एक्सीडेंट का वीडियो सीसीटीवी में कैद है, जिसमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। फिर भी इस मामले को ऐसा घुमाया गया कि लोग हैरान रहे। आप देखिए कि पहले कहा गया कि शिवम मिश्रा कार चला ही नहीं रहा था, फिर कहा गया कि लैम्बोर्गिनी को ड्राइवर चला रहा था, फिर ड्राइवर ने अपना बयान देकर सरेंडर कर दिया। हालांकि ड्राइवर लैम्बोर्गिनी कार को अच्छे से नहीं जानता। हादसे के एक पीड़ित ने समझौता करने की कोशिश की। इस दौरान शिवम मिश्रा पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। दबाव बढ़ा तो पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी के 7 घंटे के अंदर जमानत मिल गई। तो जो चीज साफ साफ दिख रही है उसमें गजब की लीपापोती की गई आरोप लग रहा है। आरोपी शिवम मिश्रा के पिता अरबपति बिजनेसमैन हैं और बेटे को बचाने के लिए उन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी। ऐसी ऐसी दलीलें दी गई कि पूछिए मत। अब तो लोग मजाक में यह भी कह रहे हैं कि शायद लैम्बोर्गिनी कार ने अपने आप ही एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया। आप देखिए कि 8 फरवरी को कानपुर में शिवम मिश्रा की लैम्बोर्गिनी कार से एक्सीडेंट हुआ था। शिवम मिश्रा ने अपनी लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को घायल किया।
लेकिन पुलिस ने शिवम को अरेस्ट नहीं किया। जब प्रेशर बढ़ा तो आज शिवम मिश्रा गिरफ्तार और उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद शिवम मिश्रा कोर्ट से बाहर निकला। उसके साथ वकीलों और बाउंसर्स की फौज थी, जो शिवम मिश्रा को भीड़ से बचाते हुए बाहर लेकर चली। शिवम मिश्रा को पुलिस ने सुबह 9 बजे गिरफ्तार किया और 7 घंटे के अंदर शाम 4 बजे शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई। जबकि इस तरह के मामलों में अगर कोई आम इंसान फंसा होता तो लोग कह रहे हैं कि जमानत के लिए रगड़ देती कोर्ट उसको। लोग पूछ रहे हैं कि भाई 7 घंटे में जमानत क्यों मिल गई इस आदमी को। शिवम मिश्रा को गिरफ्तार करके पुलिस ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने शिवम मिश्रा की 14 दिन की रिमांड मांगी। पुलिस ने कहा कि शिवम जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस ने कहा कि हादसे के समय कार शिवम चला रहा था। शिवम के वकील ने कहा कि कार शिवम नहीं चला रहा था। कोर्ट ने पूछा कि क्या इस केस में कोई धारा गैर जमानती है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि शिवम को कितनी बार नोटिस दिया। करीब 3 घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने रिमांड खारिज कर दी। कोर्ट ने शिवम मिश्रा को 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत देने के साथ 3 कंडीशन लगाई कि शिवम मिश्रा पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे, पुलिस अगर बुलाएगी तो शिवम मिश्रा को जाना होगा, बिना पुलिस को जानकारी दिए देश से बाहर नहीं जा सकता। शिवम मिश्रा को कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन कोर्ट ने जमानत देते हुए यह भी कहा कि इस मामले में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, क्योंकि हादसे के बाद चश्मदीदों ने कहा कि कार शिवम चला रहा था। शिवम उस समय नशे की हालत में दिख रहा था। फिर भी पुलिस ने शिवम का मेडिकल नहीं करवाया। पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तभी के तभी पुलिस के मुताबिक यह गंभीर अपराध नहीं था। क्या मामूली एक्सीडेंट था जिसमें एक मोटरसाइकिल डैमेज हुआ? अगर ऐसा था तो पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार क्यों किया? बाद में गिरफ्तार करके उसकी 14 दिन की रिमांड कौन बात की अब मांग रहे हो, जब शुरू में तुमको इतना गंभीर मामला नहीं लगा? हादसे के अगले दिन यानी 9 फरवरी को कानपुर पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा था वो सुनिए। कमिश्नर खुद कह रहे हैं कि हादसे के बाद शिवम की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए आगे की कार्रवाई करना ठीक नहीं था। जिस ढंग से उस लड़के को निकाला गया था अंदर से, वो काफ़ी जो है शॉक्ड था और उसको बाकायदा हाथ से जो है निकाला गया। उनको जो उनके बाउंसर थे उन्होंने बड़े खींच के निकाला। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसको कोई अनकॉन्शियस टाइप का हो गया था। ऐसी सिचुएशन में थाने पे ले जाना, कोई और कार्रवाई कराना, ये ठीक नहीं था। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो धाराएँ हैं एक्सीडेंट के केसेस में, इसमें एक तो केवल मामूली इंजरी हुई है, एक गाड़ी डैमेज हुई है मोटरसाइकिल। इन एक्सीडेंट के केसेस में किसी भी 7 साल से कम की सजा में पुलिस अरेस्ट नहीं करती है। अब पुलिस ने जिस तरह की बात की उससे तो शिवम बहुत ही मासूम लग रहा है भाई, कि वो तो बहुत शौक में था, बीमार जैसा था, गलती से हादसा हो गया। जबकि लैम्बोर्गिनी हादसे के जितने सीसीटीवी फुटेज हैं वो अपने आप में सबूत हैं। जैसे ये पहला वीडियो देखिए, इसमें शिवम मिश्रा को उसके बाउंसर खींच के गाड़ी से उतारते दिख रहे हैं। इस दौरान लैम्बोर्गिनी में कोई दूसरा शख्स नहीं दिख रहा। अगर इतना ही मामूली हादसा था तो यह झूठ क्यों बोला गया कि शिवम नहीं चला रहा था? अब यह वीडियो देखिए, यह हादसे से पहले का वीडियो है। इसमें शिवम मिश्रा कार चलाता हुआ दिख रहा है। और सबसे लेटेस्ट तो यह वीडियो जिसे लैम्बोर्गिनी कार की दूसरी साइड से बनाया गया है। इसमें कार के अंदर शिवम दिख रहा है और उसके बगल वाली सीट खाली है, यानी कार में 2 लोगों के होने की थ्योरी भी सवालों के घेरे में आ गई। और सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि भाई शिवम कार चला रहा था। शिवम के परिवार वालों और वकीलों का कहना है कि कार शिवम नहीं चला रहा था। शिवम के वकील तो एक ड्राइवर को भी कोर्ट ले आए जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि वो कार चला रहा था। इस ड्राइवर का नाम मोहन है और इसने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है कि हादसे के समय वही कार चला रहा था। जबकि सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार में एक ही आदमी बैठा हुआ था और वही आदमी फिर खींच के बाहर निकलता दिख रहा है। तो ड्राइवर किधर से निकला? लेकिन ड्राइवर कह रहा है कि वो कार चला रहा था और शिवम उनके बगल वाली सीट पर बैठा था। सुनिए ड्राइवर ने क्या कहा। मेरा नाम मोहन है सर। हैं? मोहन। मोहन, ये कब से गाड़ी चला रहा बेटा यहाँ पे? मैं सर गाड़ी में आया हूँ। हाँ। ये 4-5 दिन के लिए इन्होंने बुलाए थे तो इसलिए आया हूँ। अच्छा, जिस ये गाड़ी जब तुम चला रहे थे तुम्हारे मालिक बगल में बैठे थे क्या? हाँ जी। क्या हो गया था उनको? दौड़ा पड़ गया सर। दौड़ा पड़ गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि उनको दौड़ा पड़ा? एकदम से उनके हाथ पैर वगैरह कांपने लग गया और ये मेरी तरफ वो गिर गए थे। तो 2 सवाल कि अगर यही आदमी गाड़ी चला रहा था तो ये फुटेज में क्यों नहीं दिख रहा? दूसरी बात कि अगर शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था और उसको दौरा पड़ गया तो दौरा पड़ते ड्राइवर ने क्या कहा कि सर आप मेरी सीट पे बैठिए तो आपको दौरा ठीक हो जाएगा। क्या है ये?
उधर पुलिस कह रही है कि भाई एक खाली बाइक डैमेज हुई थी, इतना गंभीर मामला था नहीं, 7 साल से कम की सजा का प्रावधान था, 7 साल तक का, तो इसमें गिरफ्तारी का बनता ही नहीं था। तो बाद में क्यों अरेस्ट कर लिए? फिर जब प्रेशर बना तो आपको सजा का प्रावधान समझ में आने लगा। अब 7 घंटे में जमानत भी मिल गई।